हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स के साथ डेली करंट अफेयर एनालिसिस। ठीक है। तो इसमें हम ये डिस्कस करते हैं जब अपने न्यूज़पेपर को, तो जनरली हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो संभावनाएं होंगी, उनका हम आधार बना करके हम अपने न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं। ये टेक्निक अगर आप डेवलप कर लेते हैं खुद में, तो आपके लिए भी आसान हो जाता है न्यूज़पेपर, कि आप आधा घंटा 30 से 45 मिनट में जो है कि न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। जनरली अगर आपको चाहिए न्यूज़पेपर का पीडीएफ, तो नीचे गए टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया, वहाँ पे जाएंगे, आपको टेली सीएस सेंटर दिल्ली का जो लिंक टेलीग्राम मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करिए। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर भी मिल जाया करेगा वहाँ पे, और इसी के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर का पीडीएफ और कुछ स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे अपलोड मिलेगा आपको। जैसे मान लिया मेरी हैंड नोट होगी, फिर उसके बाद कुछ बुक्स की पीडीएफ, जैसे आपको एनसीईआरटी है, कोई रेफरेंस बुक है, वहाँ पे मिल जाएंगे, अवेलेबल है। इसी के साथ एक चीज़ और मैं बताऊं, जो न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, और उसमें कोई मिस नहीं होना चाहिए, टाइम दीजिए। और एक चीज़ और है, यहाँ पे कोई 10 न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़िए। ऐसा नहीं है कि किसी दिन 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ नहीं रहे हैं। तो हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस, दो ही ये एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर होता है आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। जनरली जो मैं करंट अफेयर विद स्टैटिक्स के साथ या कॉन्टेम्प्रेरी इशू के साथ डिस्कस करता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपको स्टैटिक्स पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, उसको भी लिंक्स करके मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ। सपोज करिए आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अभी जैसे मान लीजिए कि एथिक्स कमेटी के बारे में चल रही है बात, बहुत चर्चा पे है। जैसे मोइत्रा, महुआ मोइत्रा, एक टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल, वहाँ से एक उनकी एमपी आती हैं, उन पे एलिगेशन लगा है कि आप वो पैसा दिया है कुछ किसी को, उन्होंने कहा है कि हम पैसा ले लीजिए, और जो कि हाउस में आप जो है कि अडानी ग्रुप पे कुछ कमेंट करिए। तो अब ये तो न्यूज में आ गया, न्यूज में रही है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एथिक्स कमेटी रियल में कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे इसका फॉर्मेशन और वर्क होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम चलती है, हर जगह हम देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले 2 साल से, पिछला साल 2022 और 23 में देखने को ऐसा मिला है कि मुंबई में जो कि एयर पोल्यूशन जो कि देखने को ज़्यादा मिल रहा है। तो हमारे लिए एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट यह है कि इसलिए कि यूपीएससी ने 2016 में मेंस में सवाल पूछा हुआ था कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता अप्रॉक्सीमेटली सेम लैटिट्यूड पे है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इनके बावजूद भी दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है, जबकि आपका कलकत्ता और मुंबई में ऐसा नहीं मिलता है। तो इस वजह से हमें इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि मुंबई पे जब आया हुआ है आर्टिकल, तो हम इसको एनालिसिस करें, क्यों आया हुआ है, क्या रीज़न है इसके पीछे पोल्यूशन का। और इसके साथ अगर अगला आर्टिकल की मैं बात करूं, तो अभी देखिए चाइना ने एक न्यूक्लियर कैपेबल एक सबमरीन जो कि लॉन्च किया अपनी पहली, जबकि इंडिया उससे पहले भी लॉन्च कर चुका। इंडिया तीसरा चौथा है, अब जो कि चाइना भी इस कैटेगरी में जुड़ गया, जो ऐसे सबमरीन जो कि उसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी अपलोड हों और वहाँ से जो कि लॉन्च की जा सकती है। तो हमारे लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है, बट हमारे लिए जो मिसाइल है, कितनी तरह की होती है मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इनके फीचर्स क्या होते हैं, कैसे ये काम करती हैं, और क्या क्या इनका लिमिटेशन और एडवांसमेंट है। तो स्टैटिक्स का साथ तो लिंक करना है, लेकिन जनरली लोग बात क्या करते हैं कि ये बस इतने बता देंगे कि कौन सा ऐसा देश है अभी जो कि न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन जो कि लॉन्च किया है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो न्यूज़पेपर है कंप्लीट नहीं हुआ। इसके लिए आपको स्टैटिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपडेट कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि अभी सरकार ने ये किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है राबी सीजन के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू कर दिया। अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों ज़्यादा चल रहा है, अभी देखिए 5 राज्य में चुनाव होने वाला है जहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और फार्मर जो होते हैं अभी परेशान है काफ़ी दिन से, शॉर्टेज ऑफ द फर्टिलाइजर, जो राबी सीजन आ रही है गेहूं के, उसको देने के, उनको लगाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया और प्रचार हो रहा है हम धुआंधार कि हमने इतना किया वैसे किया, हालांकि हमेशा दिया जाता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर सब्सिडी होते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट किसान को दिया जाता है जैसे एमएसपी दी जाती है, ऐसे नहीं। ये क्या करते हैं कि जो यूरिया, जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको कह दिया जाता है आपका अगर प्रोडक्शन कॉस्ट एक बोरी यूरिया पे 2,000 रुपये आता है, तो आप उसको 1,000 रुपये पे बेचिए। 1,000 रुपये जो है उसका हम आपको जो कि सरकार की तरफ से दिया जाए, किसानों से मत लिए। किसान
1,000 रुपये पे ही खरीदेंगे। चाहे किसान को 2,000 रुपये खरीदना पड़े, 1,000 रुपये आप दे दीजिए, या फिर 1,000 रुपये पे ही किसान खरीदे, 1,000 रुपये आप जो कि कंपनी को दे दीजिए, मतलब एक ही है। तो इस चीज को लेकर के ये बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, सेमीकंडक्टर, जापान और इंडिया के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो हमें क्या पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर का ऑब्जेक्टिव और इसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए जनरली अब एग्जाम में या फिर कोई छोटे जो टीचर हैं या फिर कुछ ऐसे मतलब कि वो बस पढ़ा रहे हैं मर्द पढ़ के नहीं, तो वो क्या करेंगे, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके साथ अभी इंडिया ने सेमीकंडक्टर का अग्रीमेंट किया। भैया ये तो स्टूडेंट से भी पढ़ लेगा, लेकिन आप इसके आगे बढ़िए ना कि रियल में सेमीकंडक्टर का एप्लीकेशन क्या है, क्यों जापान के साथ ही अग्रीमेंट किया है, क्या जापान के अलावा भी भारत किसी और कंट्री से किया है, ठीक है, और इंडिया क्यों अग्रीमेंट कर रहा है, क्या इंडिया के पास सेमीकंडक्टर का रिसोर्स नहीं है और कर रहा है, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी बातें। फिर उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन पे रामनाथ कोविंद कमेटी बनी, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन मिल रहे हैं कमिटी से और अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। लॉ कमीशन क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन जिसको सिमुल्टेनियस इलेक्शन, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा, लोकल चुनाव का जो कि इलेक्शन एक साथ करवाया जाए, इसको लेकर के काफी दिन से अब प्रेजेंट टाइम में जो सरकार या पार्टी है बीजेपी इसको इंसिस्ट कर रही है कि नहीं साथ में किया जाए। लेकिन सरकार ने, भारत सरकार ने एक कमेटी स्टैब्लिश की फार्मर किसके अंतर्गत, जो कि भूतपूर्व जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद सर उनकी अध्यक्षता में। लेकिन उन्हीं से एक लाइन निकलती है, कहा जाता है कि जब वो राष्ट्रपति थे भारत के, तो उन्होंने इस सिमुल्टेनियस इलेक्शन का सपोर्ट किया था। तो अब ये तरह की भी बात हो सकती है कि जो सपोर्ट करता है पहले से ही, तो ये बताइए कि क्या वो अपने डिसीजन में 5 साल के बाद न्यूट्रल रहेगा या फिर वही स्टैंड वही माइंडसेट होगा। तो ये आगे आने वाले समय की बात है कि देखेंगे क्या निकल कर। लेकिन जो लॉ कमीशन या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कमेटी से कहा है कि यहाँ पे ईवीएम वीवीआईटी जो वोट वेरिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो इनकी अभी कमी है, एक साथ अगर चुनाव करवाते तो इनका बल्क में प्रोडक्शन होना चाहिए। तो क्या करना है, सरकार तो प्रोडक्शन उतना कर नहीं सकती, तो सरकार जो है कि किसी प्राइवेट कंपनी को दे दे, भैया आप मशीन जो कि मैन्युफैक्चर करिए। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, फिर आगे आकर के हम डिस्कस करें। सबसे पहले देखिए करेंगे, लेकिन छोटे जो पॉइंट्स है ना उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए बवाल चल रहा है आपका इजराइल और गाजा हमास को लेकर के, इजराइल फिर प्लस आपका यहाँ पे गाजा आ जाता है, हमास को लेकर के आ जाता है, फिलिस्तीन या फिर पलस्ताइन बोलिए, हिंदी और इंग्लिश का दोनों प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उच्चारण जैसे होता है कि मैं अगर बहुत बड़े एक टीचर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं है। जैसे आप दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से अगर आपके फ्रेंड होंगे जो मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो हैं जो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो जनरली अड़ और र में जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है, हिंदी का उच्चारण उसमें अड़ और र में जो कि वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, उनका जो टंग होता है या जो जुबान होती है थोड़ा सा अड़ र में, जैसे कहते हैं सड़क को सड़क, घोड़ा को घोड़ा बोलते हैं। मेरा मतलब ये है कि जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि व्यक्ति गलत है, आप उसको गूगल भी कर सकते हो, क्योंकि एक शब्द का अलग, जैसे मैं वर्ड यूज करूं पुणे, पुणे, ठीक है, जो एक प्लेस है, एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ आपके साथ, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए पुणे, पुणे एंड पुणे लिखा तो सही गया दोनों, लेकिन उच्चारण इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग होगा। अगर आप इसका पुणे बोल दिए, ठीक है, दैट नॉट मतलब कि, ठीक है, पुणे, ठीक है, तो मतलब ये है कि पुणे, इसका ये मतलब हिंदी वाला कहे भैया आप तो पुणे बोले, ये पुणे होता है। अब मैं पुणे बोल दूँ तो इंग्लिश वाला कहे हाँ भैया पुणे होता है, पुणे बोल रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आप किसी चीज़ में अगर डाउट्स हैं तो पहले तो आप अपने श्योर हो जाइए हिंदी इंग्लिश उच्चारण क्या होते हैं। तो ये जो पुणे और पुणे होता है ना, ये होता है, ये हल्का सा मराठी वर्ड में और हिंदी वर्ड में लेकर के है पुणे। अब पुणे और ये भी होता है आगे, पुणे आगे,
कुटे, कुटे का मतलब है किधर, इकड़ा, तो मतलब यहाँ आ, ठीक है। इकड़े तिकड़े होता है, यहाँ कहाँ वहाँ। तो ये जो मराठी भी वर्ड है, तो कहने का मतलब ये है कि एक शब्द का अलग अलग उच्चारण अलग अलग भाषा में होता है, राइट। तो ये चीज़ हालांकि वो अलग है, हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, बस यहाँ पे जा रहे हैं कि जो फिलिस्तीन होती है FI से होती है, और पलस्टाइन जब बोलते हैं, ठीक है, PL से बोलते हैं, या फिर पलस्टाइन, ठीक है, पलस्टाइन। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पलस्टाइन, पालेस्टीनियन, या जो वहाँ के भारतीय इंडिया इंडियंस। तो यहाँ पे जो कि बवाल चला है, काफ़ी दिनों से चला, उसका कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, क्योंकि ये एक तरह के देखिए डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। जो वेस्टर्न कंट्री है, वेपन्स मैन्युफैक्चर करती है, उनका बहुत बड़ा ट्रेड होता है, तो वो एक कठपुतली की तरह लोगों को यूज करती हैं, जो ऐसे कंट्री हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि रियल में उनका ऑब्जेक्टिव क्या है इस दुनिया में आने का। जैसे यूक्रेन रसिया का देख लीजिए, वहाँ पे लोग भी कठपुतली यूक्रेन को बना दिए कि भैया हम आपके साथ हैं, दरअसल वो अलग ही सिस्टम चल रहा है। वही हाल आपका आर्मेनिया, क्रीमिया, आर्मेनिया और उसके बाद अजरबैजान के बीच में जो चल रहा है, वही हाल आपका गाजा हमास और इजराइल के बीच में चल रहा है। वही बहुत से ऐसी कंट्री हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इस तरह का अनस्टेबिलिटी लाते हैं। तो देखिए वहाँ पे सिविलियंस क्या कर सकते हैं, बातचीत तो दो फोर्स के बीच में है ना, जो मिलिट्री सुपर पावर है और गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इधर डर लग रहा है तो उस साइड चल जा रही है, जो मिलिटेंट्स है इनको इस साइड लग रहा है डर तो उस साइड चले जा रहे हैं। इंडिया का हम लोग थैंक्स बोलते हैं, जो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर थे, उन्हें एक न्यूट्रल पॉलिसी लिया, किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया, और ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर कोई आगे बढ़ना भी चाहेगा एंटी नेशनलिज्म इस तरह के, तो उसको इतना कड़ा दंड दिया जाएगा कि शायद ही दुनिया में उतना दिया जाए किसी को, क्योंकि हम भारत की अखंडता को कभी खंडित नहीं होने देंगे। जैसे लोग कहते हैं हमें नागालैंड दीजिए, हमें तमिलियन एक स्टेट राज्य बना दीजिए, तो कहा जाता है भाई जो भी कुछ करना भारत के अंदर ही, इंडिया दैट इज भारत, भारत के अंदर जो मांगिए वो दे देंगे। जाति धर्म रीजन जिस पे आप आज़ादी मांगिए वो हम देने को तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि आप अलग अलग से देश की अगर मांग करेंगे तो खैरियत नहीं है। तो हम याद दिलाते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है, जूनागढ़ और हैदराबाद, भैया उन लोगों को हम जबरदस्ती कैसे इंक्लूड किए। तो इसलिए लोग जानते भी हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी लोग कुछ डिमांड करते हैं, क्योंकि डिमांड नहीं करेंगे तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। कुछ लोग जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि वो उसमें बिलीव करते हैं, उसको समझते हैं, वो इसलिए सपोर्ट करते हैं, समझते कुछ नहीं, बस सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइवलीहुड जीवन उसी पे है। अगर वो कहना छोड़ देंगे ये चीज़ को लेके कि नहीं ये सही है ये गलत है, अकॉर्डिंग टू मतलब जो मेजर फोर्सेस हैं, तो वो कहीं का और कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोग स्लोगन कुछ भी लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं? वो लगाएंगे 500 1000 रुपये मिलेगा, 2 स्लोगन का 500, फिर उसके बाद अपना बढ़िया सा पोशाक पहन के घूम रहे हैं, भौकाल बना हुआ है उनकी गली मोहल्ले गांव में, भाई फलाने पार्टी फलाने लीडर से जुड़ा हुआ, एक अलग तरीके की भौकाल। कहावत कहिए ना, अंधों में काना राजा होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल्स पे, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये PTT आचार्य, ये देखिए बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, और आज मुझे लगता है पता नहीं ये क्यों मिस कर गए हैं बहुत सी चीज़ें, बट इनका ऐसा आर्टिकल होता नहीं, बट हो सकता है इनका जो आर्टिकल लिखते हैं हो सकता है एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू बन गया हुआ है। जनरली देखिए ये भी चीज़ होती है, हमें एक कमेंट आया हुआ था लेकर के, किसी मुझे याद नहीं है कि, तो उस पर क्या होता है दोस्तों ना, कि जब हम कोई आर्टिकल डिस्कस करते हैं वो दो तरह के पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक तो हो सकता है जो आर्टिकल लिखा गया है किसी के द्वारा, जैसे मान लीजिए ये आर्टिकल जो लिख रहे हैं PDT आचार्य सर, तो ये लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वैसा नहीं कि अपने मन से ही बोल रहा हूँ, नीचे दिया गया होता, अगर दिया गया होगा तो सही है, ठीक है। हाँ, PDT आचार्य हैं, ये जनरल सेक्रेटरी थे लोकसभा के 15 और 14 में, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मजे हुए एक प्लेयर की तरह ये अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, और जब ये आर्टिकल लिखते हैं करंट अफेयर और स्टैटिक्स को भी ला करके इंक्लूड, जनरली पॉलिटी पे गवर्नेंस पे इन्होंने आर्टिकल लिखा है, आज भी उसी को लेकर के लिखे हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे दो आर्टिकल है,
एक तो पीडीटी आचार्य सर का है जिसमें ये कहते हैं महुआ केस प्रोसेस प्रेसिडेंट, और दूसरा एक इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे है लोकसभा एथिकल कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और इट्स मेंबर। तो हमारे लिए देखिए दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आर्टिकल इंक्लूड करना है और इस आर्टिकल क्योंकि दोनों एक साथ आर्टिकल को एक ही इशू पे लिखे गए हैं। तो अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा अभी, और देखता हूँ कि अगर दिख जाता है तो आसानी से तो बढ़िया होगा, तो क्योंकि आप भी पहचान जाएंगे और आपकी नज़रों से कभी ओझल नहीं होंगे। बहुत तेज तर्राक हैं ये, ठीक है। मोइत्रा, महुआ मोइत्रा करके हैं, टीएमसी की ये लीडर है। महुआ लिख दीजिए, महुआ मोइत्रा, मोइत्रा। और ये टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की ये एमपी हैं। इन पे एलिगेशन ये लगा है कि एक एमपी हैं, ये जो है कि उनको कहें कि हम आपको कुछ कैश दे रहे हैं, कैश या फिर मनी बोल देख सकते हो आप, और आप जो है मान लीजिए कि नाम नहीं मैं उनका भी लूँगा, हालांकि आर्टिकल में दिया गया हमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये एलिगेशन उनका है कि इन्होंने हमसे कहा कि आप मनी ले लीजिए, और अडानी, अडानी का जो इशू है आप सभी को पता है, अडानी का ऐसा ब्लेम किया जाता है कि कुछ शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन जैसी चीज़ें की है, लेकर के बात की, तो उस पर आप जो कि लोकसभा में बात करिए। तो इसी को जांच के लिए एक एथिक्स कमेटी इस्टेब्लिशमेंट की गई है। तो देखिए अब तो इसमें एथिक्स की बात आती है ना, एथिक्स की बात आती है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्राडिक्शनरी हो जा रही है, एक एथिक्स की बात आ रही है और एक आ रही है प्रिविलेजेस की, प्रिविलेजेस कमेटी। देखिए प्रिविलेजेस कमेटी और एथिक्स कमेटी दोनों पार्लियामेंट कमेटी है, एडहॉक कमेटी। तो अब देखिए क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट दो तरह की, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और एक एडहॉक कमेटी होती है, एक साल के लिए, जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के और चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट। तो ये लोग जो कि इस्टेब्लिश करते हैं, इनका इनके जो बात चली है तो उसको लेकर के बात चली कि अब इन्वेस्टिगेशन किया जाए कितना सही है कितना गलत है। तो अगर प्रिविलेजेस की बात की जाती है, प्रिविलेजेस की बात की जाती है तो दो तरह के प्रिविलेजेस, एक होती है पर्सनल प्रिविलेजेस होती है और एक होती है कलेक्टिव प्रिविलेजेस, मतलब छूट कुछ तरह की। एथिक्स नैतिकता है। अब इस आर्टिकल में यही बोल जा रहा है कंक्लूजन में, कॉन्फ्लिक्ट है प्रिविलेजेस एंड एथिक्स, क्योंकि दोनों कभी कभी की ओवरलैप करते, क्या एथिकल है क्या प्रिविलेजेस है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, अगर शायद प्रिविलेजेस कमेटी स्टैब्लिश की गई होती और बातें की गई होती तो शायद इतना बवंडर नहीं होता। और जो आर्टिकल कंसेंट्रेट है, ठीक है, जो आर्टिकल कंसेंट्रेट है वो इसी बात को लेकर के है, राइट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, पहले इशू समझ लिए कि इन्होंने पैसे की ऐसा रखा कि आप उसके बारे में बात करिए। तो अब देखिए क्या है, देखिए उनका अगर हम बात करते हैं कंप्लेन अगेन द मोइत्रा, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा नाम भी उनका डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। देखिए जिन्होंने इन पे कंप्लेन लगाया है, ये आपका कौशाम्बी से एक एमपी, जो कौशाम्बी पड़ता है, यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया गया होगा, ठीक है। कौशाम्बी, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दुबे, एक जो कौशाम्बी है यहाँ पे देख रहा, कौशाम्बी जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पास पड़ता है, वहाँ से ये एमपी रहे हैं। एमपी का अगर हम यहाँ पे नाम लेते हैं निशिकांत दुबे, ठीक है, और इन्होंने ब्लेम किया है ये एथिकल कमेटी के। और अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट मित्रों ये बन जाता है कि हम अपने काम की चीज़ों को लेकर के बात करें, काम की चीज़ों की बात करें। रियल में एथिक्स कमेटी जो होती है इसको इस्टेब्लिश या अपॉइंट करने का काम किसको है, अपॉइंट। तो जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिसाइडिंग, एक सेकेंड थिकनेस में बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ये जो है कि काम करते हैं, ये जो है कि अपॉइंट करते हैं। और जनरली देखा जा रहा है जो अभी अपॉइंट की गई है कमेटी एक साल के लिए, जनरली एक साल का इनका टाइम होता है, और एक एडहॉक टाइप की कमेटी होती है, एडहॉक टाइप की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, एडहॉक कमेटी होती है पार्लियामेंट में। और इसका जो चेयर कर रहे हैं बीजेपी के कौशाम्बी के एमपी हैं, ठीक है, हेडेड बाय द कौशाम्बी। मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दिया कि ये जो दुबे हैं
ठीक है। तो इन्होंने किया, ये कौशाम्बी से नहीं, लेकिन जो ये हैं कौशाम्बी के विनोद कुमार सोनकर, ये जो कि कौशाम्बी से बिलोंग करते हैं, और अदर जो कि मेंबर भी हैं इसके। पहली चीज। दूसरी बात, अगर एथिक्स कमेटी की हिस्टोरी देखा जाए तो इसको प्रेसाइडिंग ऑफिसर 1996 में पहली बार जो कि किया गया, और उस समय प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो जो लोक राज्यसभा से उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो के आर नारायण सर थे। हम सभी को पता है कि जैसे यहाँ पे मैं नया पेज लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि जो ये होती है हाउस होती है, हाउस में आपका एक पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, सेंट्रल पार्लियामेंट होती है, ठीक है, और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होती है लेजिस्लेचर में। तो अब पार्लियामेंट होती तो 3 लोगों से मिलकर के बनती है, एक तो प्रेसिडेंट होते हैं, दूसरा लोकसभा होती है, और एक राज्यसभा होती है, राइट। और इनको जनरली देखा ये जाता है कि इनका जो चेयर किया जाता है, इसको स्पीकर करते हैं, जो करते हैं वो एक तरह के एमपी होते हैं इन्हीं लोगों के बीच में। लेकिन जो राज्यसभा होती है, इसका जो चेयर पर्सन बोलते हैं, चेयरमैन, ठीक है, इसको जो प्रिसाइडिंग करता है। तो जो ये प्रिसाइडिंग करता है, चेयरमैन या चेयर पर्सन, तो जनरली ये चीज़ देखी जाती है, ये वाइस प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया जो होता है ये करता है। हालांकि इसका मेंबर नहीं होता है, बट इसको चेयर करता है, और इसको चेयरमैन के नाम में जानते हैं। तो इनको 1995 के आसपास जो के आर नारायणन थे, इन्होंने जो कि इसको इस्टेब्लिश किया था पहली बार, जो कि आपका के आर नारायणन थे, इन्होंने किया था। और दूसरी चीज़ ये भी है, कॉन्स्टिट्यूएंट अपर हाउस 94 है, और इन्होंने 1997 में जो है कि ये हुआ कि नहीं, इसको इस्टेब्लिश किया जाए, लोकसभा के लिए बातें चली आगे चल करके, अपर हाउस लोअर हाउस। और ये भी चीज़ है कि ये ऐसा नहीं है कैश फॉर क्वेरी केस, ऐसा नहीं कि एक ही बार अभी किया, बहुत से केस आई हैं 2005-6 कई बार है। फिर उसके बाद जो प्रोसीजर होता है कमेटी को लेकर के, देखिए जनरली क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ आपसे, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, जैसे मान लीजिए वो एमपी ना हो, इंडिविजुअल पर्सन या पर्सन है, वो क्या करेगा, कंप्लेन कर देगा, कंप्लेन कर सकता है कि इन्होंने ऐसा किया, लेकिन किसी भी एमपी के माध्यम से, ठीक है। और फिर ये एमपी अप्रोच करेगा, इसको अप्रोच करने के लिए जाएगा, ये जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो लोकसभा राज्यसभा के होते हैं या असेंबली के होते हैं, फिर उसके बाद इसको प्रोसीडिंग किया जाएगा। और दूसरी भी चीज़ है कि ऐसा नहीं कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है किसी के भी कहने पे जो कि ये स्टेप ले ले, इसके लिए जनरली ऐसा देखा जाता है कि नहीं एविडेंस हो, मीडिया रिपोर्ट पे नहीं, एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस के आधार पे चीज़ों को सबमिट किया जा सकता है और करा जा सकता है। वही चीज़ देखिए आगे बात कर रहे हैं वो भी। और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आर्टिकल है, चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर के, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है। ये पेंटागन जो आप बता सकते हो, पेंटागन एक देखिए इंटेलिजेंस या डिफेंस डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। इसने अभी अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि चाइना ने अभी अभी जो है कि एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन जो है कि लॉन्च किया है। तो जब ये लॉन्च किया, इस लॉन्च होने से तो क्या खतरा है, क्या है, बातें आ रही कि जो उस रीजन में इतनी इसकी क्षमता है कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रसिया का पूरा कॉन्टिनेंट अगर देखेंगे आप मैप में तो सबको कवर कर सकता है। और इस वजह से पैसिफिक ओशन में आप कह सकते हो कि इस तरह से फिर हलचल मच गई। तो हमारे लिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो मिसाइल होती हैं सबमरीन पे, वो 2 तरह की मिसाइल होती हैं जनरली, हर तरह की। एक होती है क्रूज मिसाइल होती है, और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जान लें कि रियल जो मिसाइलें होती हैं वो कैसे काम करती हैं और आगे इनका क्या एप्लीकेशन होता है, कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि हमने 2 तरह की मिसाइल होती हैं, मिसाइल होती है 2 तरह की। एक होती है आपकी क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल होती है, और दूसरा होता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ठीक है। अब क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या है, देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर जाकर के काम करती है, बट अनगाइडेड होती है, इसको गाइड नहीं किया जाता, मतलब एक बार छोड़ दिए तो छोड़ दिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है और यहाँ पे ये टारगेट कर दिया। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है और एडवांस होती है, ये पहली बात देखिए इतनी एडवांस होती है, ये एटमॉस्फेयर से ही, जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर उसी में से जाती है, और रडार से इसके पास क्षमता है कि ये बच जाती है, ठीक है। और इसको गाइड किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे है टारगेट यहाँ पे आ जाए, तो इसको जो कि यहाँ पे भी लॉन्च किया, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल पे नहीं किया जा सकता। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल
और क्रूज मिसाइल के बारे में टारगेटेड होती है, और ये मिसाइल जो कि टारगेटेड गाइडेड प्रेजेंट एट द नेविगेशन है। और दूसरी बात देखिए, ओनली आप इधर लेकिन पावर थ्रू द फुल जर्नी होती है, और ये न्यूक्लियर अटैक जो कि चीज़ों को कर सकती है, और ये रॉकेट पावर बूस्टर है। अब इसके बाद अगर मैं और आपसे बात देखूं, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में और दिया गया है कि टाइप ऑफ द मिसाइल, देखिए क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अगर लॉन्च मोड की हम बात करते हैं तो सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सी मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर है। तो ये अगर हम बात करते हैं इनकी टैंक मिसाइल, तो ये हालांकि कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे लेकर के लॉन्च व्हीकल और जिसको लेकर। अब हम आते हैं और लेकर के, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए आपको बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच में दिया गया है। अब इसके बाद अगर मैं और चीज़ें बात करूँ, जैसे मान लीजिए कि अब नेक्स्ट हमारे आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे बात करूँगा। एक सेकेंड, देखिए कहाँ पे गया, एथिकल कमेटी, इसके बारे में बात कर लिया हमने। अब हम आते हैं यहाँ पे बात करेंगे सिविल गार्बे को लेकर। अभी देखिए मुंबई में क्या, मुंबई जो बीएमसी है, बृहन मुंबई महानगर पालिका, इसने ये कहा कि जो ओपन में वेस्ट गार्बेज होता है उसको जलाने के लिए आप रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन देखने को मिला, बहुत खतरा है। ऐसा जनरली देखा नहीं जाता, जो कोस्टल एरिया पे सिटी होती है ना, वहाँ पे उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो टेम्परेचर या विंड्स का डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है, जिससे संभावनाएं नहीं होती हैं। बट देखने को मुंबई में ऐसा कुछ मिला कि वहाँ पे जो कि पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखता हूँ पोल्यूशन लेवल को देख करके कहाँ पे है, कैसे है, क्या बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं पोल्यूशन को लेके। अब जनरली देखिए क्या चीज़ है, कुछ गाइडेंस वगैरह दी गई है। सबसे पहले हम कुछ गाइड करें, इससे पहले हमें ज़रूरत ये है दोस्तों, हम इंडिया का पहले मैप बनाएं, ठीक है। और मैप बनाने के बाद, ठीक है, मैप बनाने के बाद जो है कि हम आइडेंटिफाई करें कि इंडिया मुंबई का लोकेशन कहाँ। मुंबई का लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, आप दिल्ली में ही बैठे हो, यहाँ पे कोलकाता। तो अब ये दिल्ली, यहाँ पे मुंबई है, ये अरब सी है। तो यहाँ पे जनरली देखा जाता है टेम्परेचर का जो डायरेक्शन, विंड्स का जो डायरेक्शन तो चेंज होते रहता है, बट ऐसा देखने को नहीं मिला है। रीजन क्या है, जैसे मान लीजिए कि मुंबई है और भी एरिया, तो अभी जो अक्टूबर होता है, मिड अक्टूबर होता है, ये साउथ वेस्ट जो मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, इसका रिटर्निंग टाइम है। तो इस वजह से अब ये बात आ रही है कि जो लैंड एरिया से, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, लैंड एरिया से जो कि विंड्स क्या है आपका अब ओशन की तरफ मूव ऑन करेगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंसेस लेकिन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा देखने को मिला कि एयर क्वालिटी बहुत ही खराब हो गई है। तो अब उसमें जो क्या बोलते हैं, जो बृहन मुंबई महानगर पालिका है, इसने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई किया है कि रीजन क्या है कि यहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा देखने को मिला है। अगर इस बात को लेकर के हम थोड़ा सा जांच पड़ताल करें, तो ये बृहन मुंबई महानगर पालिका जनरली ये देखा गया कि 5 कारण, 5 रीजन जो कि आइडेंटिफाई किया है। तो पहला रीजन है बीएमसी, बृहन मुंबई महानगर पालिका, ठीक, बृहन मुंबई महानगर कॉरपोरेशन। तो अब इसने 5 जो है कि चीजें आइडेंटिफाई किया है। पहला, जो कंस्ट्रक्शन जो डेब्री है, ठीक है, डेब्री की वजह से हो रहा है, वहां पे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रही है, इस वजह से। दूसरी चीज है कि जो रोड है, जो रोड का डस्ट है, ठीक है, उस वजह, क्योंकि व्हीकल। उसके बाद है ओपन बर्निंग। तीसरा, जो वेस्ट होता है उसका जो बर्निंग होती है, इस वजह से भी जो है कि देखने को मिल रहा है कि क्या, क्योंकि अभी उसने बैन कर दिया, कहा नहीं भाई आप ऐसा करिए, उसको बंद करिए, ठीक है। अगर हम चौथे रीजन की अगर हम बात करें यहाँ पे लेकर के, तो ये देखिए जो हम व्हीकल यूज करते हैं, व्हीकल वो अनक्लीन होती है, अनक्लीन फ्यूल यूज करती है, जैसे मान लीजिए डीजल होता है, पेट्रोल होती है। हालांकि जो वहाँ पे ऑटो चलती है, ऑटो रिक्शा होते हैं, वो सीएनजी के बेस पे होते हैं, ठीक है। और पांचवा और लास्ट में अगर हम बात करते हैं, तो जो इंडस्ट्री वगैरह लगी है, ठीक है, जो इंडस्ट्री लगी है, इनको जो है कि इनसे जो इमिशन होता है। तो अब देखिए अगर आपको सॉल्व करना है तो इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करिए, आप रिजॉल्व करिए, तो इसी वजह से तो ये बातें आगे चल रही हैं।
तो आप कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा कम करिए, रोड डस्ट को जो है कि आप दिल्ली में जैसे पानी छिटा जाता है वो करिए। फिर उसके बाद जो वेस्ट का बर्निंग हो रही है इसको रोकिए, हालांकि तो रोक ही रहे हैं। फिर व्हीकल जो होते हैं उनको बैन कर दिए, BS स्टैंडर्ड 6 जैसे दिल्ली में उसको अपनाइए। और इंडस्ट्री जो है उनको इंडिया मुंबई के मेन सिटी से बाहर उसको सेटल डाउन करिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे हमें देखने को मिला। अब इसके बाद हम आगे आएंगे, आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि आगे क्या दिया है। देखिए ये रामनाथ कोविंद सर हैं, ठीक है, रामनाथ कोविंद सर के इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी स्टैब्लिश की गई। ये हमारे फार्मर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, और इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया जिसमें बोला गया कि आप जांच करिए कि क्या इसका स्टेटस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस को लेकर के, राइट। तो इस चीज़ को इनको बनाया गया और इसके लिए लॉ कमीशन जो कि इनसे मिला। अब हम आते हैं आगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया। अब हम आगे आते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा क्विकली तरीके से करूँगा। अब देखिए एक सेकेंड आगे आ जाइए, आगे आते हैं। हाँ, 3-4 जो एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट, ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन पावर को लेके चल रहे हैं। ये कहते हैं कि इंडिया में जनरली देखा गया हम शिफ्ट करना चाहते हैं क्लीन एनर्जी की तरफ, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में जानते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब आप बोल सकते हो कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे आपसे कोल एनर्जी की बात की जाए, कोयले से, तो वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है। लेकिन सोलार एनर्जी, विंड्स एनर्जी, थर्मल इंडस्ट्री, थर्मल एनर्जी, ये सारी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में हम जानते हैं। तो ये जो आर्टिकल में बोला जा रहा है कि इंडिया आज से नहीं, जब आज़ाद हुआ उसी समय से लेके 1970 मिड से लेकर के मिड 1990 के बीच तक हमने बहुत जोर शोर से पावर प्लांट वगैरह लगाए हैं। जैसे एनटीपीसी के लिए नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसने पहली बार 4 जो है कि मतलब पावर प्लांट लगाए। एक फरक्का वेस्ट बंगाल, सिंगरौली मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ और रामपुर जो, तो इसने 4 बहुत धुआंधार लगा। और उसके बाद अगला जो 2002 से लेकर 2015 तक लगा। बट ठीक है, हमने उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। लेकिन अब देखिए जो हम टारगेट रखे हैं कि हम कुछ दिन आने में अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी इतना कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। उसके लिए करने के लिए आप कैसे काम करें, कैसे करेंगे, तब जा करके करेंगे। इसके लिए चैलेंजेस कुछ ये बता रहे हैं। चैलेंजेस ये बता रहे हैं कि इंडिया पहली बात तो फेडरल टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर है, ठीक है, संघीय व्यवस्था है पहली चीज, उसमें प्रॉब्लम है कि कौन कितना काम करेगा। दूसरी चीज भारत सरकार हो या राज्य सरकार, सभी की जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा है और इनको कम करना ही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी FR बजटरिंग एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी एक्ट जो 2003 में लाया गया था, उसके अंतर्गत। तीसरी नेक्स्ट ये जो राज्य सरकार है उनके पास अब इकोनॉमिक कैपेसिटी उतनी नहीं रही जितना GST से पहले थी, क्योंकि बहुत से रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वहाँ पे जो कि उनके पास पावर चली गई। नेक्स्ट आर्टिकल है मुंबई एयर पोल्यूशन को लेकर, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। GST चल रही है, GST में ये भी कि हमने बात कर लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट, बाकी जो आर्टिकल है उतनी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। अब देखिए यहाँ पे सब्सिडी को लेकर के बात कर रहे हैं, सब्सिडी को लेकर के जो बात हो रही है, अब हम यहाँ पे सब्सिडी पे बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक पिक्चर लाते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे एक किसानों का है, आप देख लो फर्टिलाइजर। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 2 तरह की सब्सिडी होती है, एक आप बोल सकते हो डायरेक्ट सब्सिडी, और दूसरा होता है इन डायरेक्ट सब्सिडी, राइट। डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी, 2 चीज़ों की बात की जाए। डायरेक्ट सब्सिडी क्या है कि आप फार्मर्स को डायरेक्ट आप अकाउंट में डाल दिए। लेकिन इनडायरेक्ट सब्सिडी का मतलब ये होता है फर्टिलाइजर के कॉन्टेक्स्ट में, फर्टिलाइजर इसको जो प्रोड्यूस करता है कौन करता है, कोई तो इंडस्ट्री होगी ना, वो प्रोड्यूस करती, जैसे इफ्को। लेकिन इसको कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूम जो करता है जनरली फार्मर करता है, तो फार्मर जो प्रोड्यूसर है, इसकी मान लीजिए एक बोरी का 2000 रुपये कॉस्ट आता है, तो ये तो 2000 रुपये पे सेल करेंगे, MRP। बट ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इनसे कहेगी, गवर्नमेंट ये कहेगी ऐसा भैया हम आपको 1000 रुपये दे रहे हैं, आप ये क्या करिए, इसका 2000 की जगह 1000 रुपये प्राइस रखिए,
ठीक है, और फार्मर से आप 1000 रुपये लीजिए, तो ये ऐसे हो गया। और डायरेक्ट इन सब्सिडी मतलब जैसे एमएसपी होती है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों को डायरेक्ट जो कि अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ऐसे और भी चीज़ें हो सकती हैं। इसको लिए सरकार ने अभी जो है कि राबी जो क्रॉप थी इनके लिए सब्सिडी जो कि घोषणा की है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे, एक सेकंड देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दो और आर्टिकल है इकोनॉमिक से रिलेटेड, यहाँ पे लेकर के क्रेडिट इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के है, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के है जो कि कंपनी चला रही हैं। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कि इंडिया जापान के सेमीकंडक्टर को लेकर के है। सेमीकंडक्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि रियल में सेमीकंडक्टर है क्या, ठीक है। सेमीकंडक्टर आजा सिम सिम, देखिए सेमीकंडक्टर के अगर हम बारे में बात करें, ऐसा डिवाइस जो कंडक्टिविटी करे, ये इंसुलर और कंडक्टर के बीच में, कंडक्टर के बीच में ऐसा कोई डिवाइस है, एक बोल सकते हो इधर से पावर आ रही है और इधर से कोई इंस्ट्रूमेंट है, इनके बीच में कोई कनेक्ट कर दे, जैसे सिलिकॉन होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जैसे कोई चीज़ हो। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इनकी बात करूं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे भी जो भी है, मोबाइल हो, मोबाइल फ़ोन हो, या फिर कैमरा माइक जो भी चीज़ें हैं, उनमें ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनमें यूज किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है उनके लिए आप जो सेमीकंडक्टर है उनके बिना काम नहीं हो सकता। जनरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों के साथ कि सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए कि इंडिया जापान के साथ, ठीक है, जापान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। तो अब इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि जनरली जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेमीकंडक्टर, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए बहुत यूज होता है। जैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन यंग है, तो उसको डिमांड है ना आपका फ़ोन इलेक्ट्रिक डिवाइस का, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जनरली हम ये बात करेंगे कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो दो तरह की जनरली होता है। हम अगर गौर से देखें, सेमीकंडक्टर एक होता है एक्सट्रूसिव और दूसरा जो होता है आपका इंट्रूसिव, मतलब आपका बाहर से एक क्लिप लगी होती है, एक इनसाइड से लगी होती है, दो तरह का होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर के बारे में बात क्या करते हैं और क्या होना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया कि मतलब आज के डिस्कशन में इंडियन एक्सप्रेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे उम्मीद है कि जरूर आप इससे कन्विंस होंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको कितने से डायमेंशन और कितने इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट हो, इरिलेवेंट चीज़ नहीं। मैं अभी क्वेश्चन बना करके बोल दूं भैया कि अभी कौन सा कंट्री के साथ इंडिया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, MOU, जिसको सेमीकंडक्टर के लिए जापान है। भाई क्यों किया है ये भी तो पता होना था, इससे आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना तो आपके लिए और अच्छा हो जाता। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही मैं डिस्कस करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर कमेंट्स डालिए क्या रियल में आपकी रिक्वायरमेंट है और क्या मैं इनोवेट कर सकता। मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा और भी कि आपका मैं फीडबैक मांगूंगा। तो इस डिस्कशन में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू मेरी डिस्कशन एंड जय हिंद जय भारत।